हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन की। और सबसे पहले इसके अंदर हमें टॉपिक दे रखा है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म मतलब एक तरह से हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करने के लिए ओनली एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला है ओनली nth टर्म का। और फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये जो फॉर्मूला है इसी पे बेस कंप्लीट एक्सरसाइज है। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा हुआ है ए एन। आप ध्यान से देखिए, ए एन यहां पर है लास्ट टर्म, और मैंने ये पहले भी बताया है। और जो ए है वो आप जानते ही हो, ये है फर्स्ट टर्म। और एन जो यहां पर है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एपी में टर्म्स की जो संख्या है उसे हम एन बोलेंगे, और डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस। अब इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर ओनली इस फॉर्मूले में बेस क्वेश्चन है। और किस टाइप के क्वेश्चन है? या तो वो आपको ए एन देगा, ए देगा, या फिर हो सकता है एन दे दिया तो वहां से आपको डी पूछेगा। मतलब इसमें चार चीजें हैं। ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और डी कॉमन डिफरेंस। इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू आपको देगा और एक पूछेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। और नॉर्मली 90% क्वेश्चन इसी पे बेस है सारे के सारे। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये फॉर्मूला वास्तव में सही है या नहीं है। जैसे मान लो कि एक एपी लेते हैं अपन, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 है। और मैं इस ये जो एपी यहाँ पे लिया हूं वो इस टाइप की एपी लिया हूं कि इसमें लास्ट टर्म भी फिक्स कर दिया, मतलब डॉटेड नहीं लिया यहाँ पे कि इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ये जो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे 12 लिया है और स्टार्टिंग में ये 2 लिया है। मतलब ये एपी जो है वो यहाँ तक खत्म हो गई। इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। जैसे आप इसके अंदर बात करें, इस एपी के अंदर, तो जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? A1। दूसरा जो टर्म होता है वो क्या होता है? A2। ये है A3, ये A4, और ये A5, और ये A6। और इसे मैं AN भी बोल सकता हूं क्योंकि लास्ट में है ना, इसलिए। अब देखो, इस एपी में हम सभी जो यहाँ पर ये टर्म्स दे रखी है, जैसे एन है, ए है, एन है और डी है, इन सब का बिना फॉर्मूले के वैल्यू यहाँ निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और फिर पता चलेगा कि वास्तव में ये फॉर्मूला सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि ए कितना है, तो ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम डी निकालते हैं। ये एक एपी है तो डी में हम एक बार ही चेक करेंगे, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 में से क्या घटाएंगे? 2। और d इक्वल टू 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब हम इसके अंदर देखो, a निकाल लिए, d निकाल लिए, an देखते हैं। तो an सिंपल लास्ट में जो लिखा हुआ वो टर्म, तो an इक्वल टू मैं यहीं लिख देता हूं, कितना है? 12 है। an भी निकाल लिए, a भी निकाल लिए, d भी निकाल लिए। अब बच रहा है इस फॉर्मूले के अंदर n मैंने लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स। हम इसको, इसमें जितने भी टर्म्स है उनको गिनते हैं। तो देखो, सबसे पहला टर्म यहाँ पे ये 2 है और सबसे लास्ट में 12 है। तो ये कितने हैं टोटल टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ n इक्वल टू 6। ये एक नॉर्मल सी एपी है, और ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ए बी लिख दिए, डी भी निकाल लिए, लास्ट टर्म भी लिख दिए, और नंबर ऑफ टर्म से बता दिए भाई इसमें 6 है। अब मैं इसमें से एक एक चीज छुपाता हूं और इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, और वास्तव में वही आती है या नहीं आती है जो अपन ने यहाँ पे अभी निकाली है। जैसे फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एन नहीं है, वास्तव में एक्चुअल में एन इक्वल टू 12 है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्या 12 आता है कि नहीं आता? तो सबसे पहले हम एन निकालना चाहेंगे यहाँ से, बाकी सब हमारे पास यहाँ है। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओनली एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे आज इस एपी के अंदर? 2। एन अभी अभी निकाला अपन ने, कितना आया था? 6 माइनस वन मल्टीप्लाई डी आया था 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 प्लस 5 2 यहाँ आ गया 10, और 2 और 10 मिला के कितना हो गया? 12 है। अब आप देख सकते हो वास्तव में एक्चुअल में जो हमारे पास एन का वैल्यू था वो 12 था, और इस फॉर्मूले से भी यही आया है।
अब हम ऐसे सोचते हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो इसी में बता दूंगा मैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए का वैल्यू पूछ ले, क्योंकि यहाँ तो ए का वैल्यू दे रखा है, हमारे पास 2 है, और सभी वैल्यू आप इसमें रखो, ए का वैल्यू भी यहाँ से अभी 2 ही आएगा। जैसे वापस से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और अब की बार हम फाइंड करना चाहते हैं ए, तो ए का वैल्यू नहीं रखेंगे, ए एन की जगह देखो वहां से 12 है, ए हम निकालना चाहते हैं, और एन है 6 माइनस 1, और डी हमारे पास है 2। फिर यहाँ पे 12 है इक्वल टू ए प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5 मल्टीप्लाई 2, 12 है इक्वल टू ए प्लस 5 टू 10, 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, 12 माइनस 10 इक्वल टू ए, मतलब यहाँ से जो ए का वैल्यू है वो कितना आ गया, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। तो वास्तव में भी यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो 2 था, और फॉर्मूले में हम चेक किए तो भी ये 2 आया है। ये मैंने पहले निकाल दिए, अब फॉर्मूले से निकाले तो भी वही वैल्यू आ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एन नहीं है, तो एन निकालेंगे तो एन की जगह हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, और बाकी पूरा पूरा ये का ये फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ए एन की जगह कितना था, 12 है, ए की जगह कितना था 2, और अब की बार एन निकालना है। वास्तव में जो एन का वैल्यू वो 6 है, तो अभी यहाँ से भी 6 ही आएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है 2। अब यहाँ पे ये सबसे पहले जो प्लस में नंबर है उसको भेजेंगे यहाँ पे माइनस में, तो 2 प्लस का इधर आएगा माइनस में, 12 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अब ये 12 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 10 इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में कहीं में आएगा डिवाइड में, 10 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस 1। अब 10 में 2 का डिवाइड देंगे 5 टाइम, यहां बचेगा क्या 5 इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस 1 उस साइड जाएगा प्लस में, मतलब 5 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5 और 1 6। वास्तव में भी यहाँ पे हम इन सबको गिने थे तो 1 2 3 4 5 6, तो एन भी यहाँ पे हम चेक कर लिए, वो भी 6 आ रहा है। अब ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास डी भी नहीं है, हालांकि डी जो हमने निकाला था वो निकाला था यहाँ पे 2, तो डी को चेक करने के लिए वही आप फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और अब की बार हम डी फाइंड करना चाहते हैं। अब डी फाइंड करेंगे, ए एन की जगह रखेंगे 12, ए की जगह रखेंगे 2 प्लस एन 6 है माइनस 1, और मल्टीप्लाई डी हम निकालना चाह रहे हैं, 2 प्लस का इधर आएगा माइनस में, 12 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5d, 12 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 इक्वल टू 5d। अब ये d के यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ ये मल्टीप्लाई में तो कहीं नहीं जाएगा, डिवाइड में, 10 अपॉन 5 इक्वल टू d, तो जो d इक्वल टू आएगा 10 में 5 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा, और वास्तव में भी आपने यहाँ पे देखा तो जो d का वैल्यू है वो 2 आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और ओनली आपको ये पता होना चाहिए यहाँ an का मतलब क्या है लास्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और d है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और इन 4 चीजों में से ओनली 3 आपको कहीं ना कहीं देगा, और एक आपको यहाँ से पूछेगा, तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कंप्लीट कि किस तरीके से फॉर्मूला सही है या गलत है। अब इस एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 और 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस एपी का 10th टर्म निकालना है। एक तरीका तो ये है कि आप बिना फॉर्मूले के तुरंत यहाँ पे 10th टर्म निकालोगे, तो वो तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया भाई, 2 फिर आ रहा है 7 फिर आ रहा है 12 है, तो इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर आगे 5 ऐड हो रहा है, और ऐसे ऐड करते जाओ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 10वां टर्म आ जाएगा। और एक तरीका जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट 10th टर्म निकालेंगे। देखो ध्यान से आपको समझना है, जो भी आपको फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और जो अभी टॉपिक था उसका नाम भी ये था nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो वाला टर्म। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं a1, तो इससे क्या समझोगे फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं a2, तो इस बात का मतलब क्या है कि सेकंड टर्म। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं a5, इस बात का मतलब क्या है फिफ्थ टर्म। और मैं ऐसे लिख दूं a100, इस बात का मतलब क्या है कि 100 वाला टर्म। तो यहाँ पे an लिखा हुआ है, और यहाँ देखो इस n की जगह यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है। तो जितना आप n का वैल्यू रखोगे वो वाला टर्म निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने रखा 17, तो अब वो इस एपी का 17 टर्म निकल के आएगा। यहाँ n की जगह रखा 15, इस एपी में 15 नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है वो वाला टर्म आएगा। तो मतलब यहां से अगर बात करें, हमें अगर 10th टर्म निकालना हो तो n की जगह क्या लेना पड़ेगा 10, क्योंकि ये बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का। लेकिन इस एपी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एपी में दे रखा है 2
7 और 12 है। और सबसे पहला काम ये है कि आपको यहां से a का वैल्यू देखना है, और a इक्वल टू कितना दे रखा है 2, फर्स्ट टर्म 2 है। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है 2, और d इक्वल टू 7 में से 2 घटाएंगे 5। ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। देखो a भी आ गया, d भी आ गया। अब n का वैल्यू ऐसे नहीं कि आप यहाँ गिनने बैठ जाओगे, क्योंकि गिनोगे तो पता ही नहीं है ना कहां तक जा रही है AP। यहाँ तो डायरेक्ट पूछ रहा है कौन सा टर्म बताना है, 10th टर्म, तो इसका मतलब हमें n की जगह कितना लेना होगा 10। अब हमारे पास n भी है, d भी है, a भी है। अब इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखेंगे तो हमारे पास a10 आएगा। an तो लास्ट टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो रखते हैं वो वाला टर्म आता है। तो an इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इस फॉर्मूले में रखता हूं n की जगह 10, तो क्या बनेगा ये a10। यहाँ आपको a10 लिखना है, ऐसा नहीं n लिखना है। a10 का मतलब 10th टर्म इक्वल टू a प्लस a की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस n माइनस 1, मतलब कौन सा टर्म निकाल रहे थे 10, तो n की जगह 10 रखेंगे 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और d की जगह कितना रखेंगे अभी यहाँ पे निकाला अपन ने 5। तो a10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5, और 2 प्लस 45, तो a10 जो हमारे पास आएगा a10 इक्वल टू 45 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 47। तो जो इस एपी के अंदर जो 10वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो कितना आएगा 47। अब आपको किसी भी एपी के अंदर कोई सा भी टर्म पूछे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। लेकिन ध्यान से जो टर्म आपको पूछता है वही n का वैल्यू लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको पूछे कि 99 वाला टर्म बताओ, तो n की जगह यहाँ पे 99 ले लो इस जगह और यहाँ पर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी। जब भी विच टर्म लिखा हुआ आएगा इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपको उस एपी का कोई ना कोई टर्म पूछेगा। जब भी विच टर्म लिखा हुआ आएगा मतलब वो एपी का कोई ना कोई टर्म पूछेगा कि वो कौन सा टर्म है। जैसे मैं आपको भी ये पूछूं कि इस एपी का, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस एपी का 10th टर्म कौन सा है, वो कितना है 47। या फिर मैं ऐसे भी पूछूं कि 47 इस एपी का कौन सा टर्म है। यहां तो ये पूछ रहा था कि 10th टर्म कौन सा है, तो हम बता दिए 47। अब मैं इसी क्वेश्चन को ये पूछ रहा हूं आपको कि 47 कौन सा टर्म है, तो आप बताओगे 10th टर्म। तो इसमें ऐसा ही किया है, ये एक एपी है और पूछ रहा है -81 इस एपी का कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 सो ऑन, आगे आगे चलते रहेंगे। अब इसमें घटते हुए क्रम में एपी है। एपी कैसे भी आ सकती है, बढ़ते हुए क्रम में भी आ सकती है, घटते हुए क्रम में भी आ सकती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये 21 फिर हो गया कम 18, फिर और कम हो गया 15, और कहीं ना कहीं कम होते होते यहाँ पे ये कम होते होते -18 कौन से नंबर पे आएगा ये पूछ रहा है। और आगे और पूछा है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। जैसे 21 आया, 18 आया, 15 आया, और घटते घटते कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि जीरो भी इसमें आएगा ही नहीं आएगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें ये भी बताना है कि इसका जो रीजन है वो किस तरीके से, मतलब ये जो आंसर हम देंगे वो इसका सही है, जीरो इसका टर्म है या नहीं है, या -81 है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है, किसी भी एपी के अंदर एन जो होता है, एन का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। एन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। किसी भी टर्म्स को हम गिनेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा माइनस में गिन लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 व्यक्ति, या 5 व्यक्ति को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मतलब 5 व्यक्ति है या फिर 1/5 व्यक्ति है। जितने लोग होंगे उनकी संख्या हम बता सकते हैं। मतलब आपको एक तरह से ये ध्यान रखना है एन का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से और इंफिनिटी तक। 1 से स्टार्ट हो गए और इन्फिनिटी कितने भी नंबर आए, जो गिनती में काउंटिंग में जितने भी नंबर होते हैं वही एन का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हम एपी में इन टर्म्स को गिनेंगे वो ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा। अपन वही एग्जाम्पल लेते हैं जो बेसिक में लिए थे, 2 4 6 8 और सो ऑन। अब आप सभी को ये पता है कि अब इस एपी के अंदर 8 के बाद 10 आएगा, और फिर 12 भी आएगा, फिर 14 आएगा, और मैं अगर यहाँ 10 लिखता हूं तो आपको ये भी पता है कि अब 12 14 16 इस तरीके से आते रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ऐसे पूछूं इसी एपी के अंदर कि इस एपी का 14, इस क्वेश्चन से मैं रिलेट कर रहा हूं इस एपी को, इस एपी का 14 कौन सा टर्म है,
तो आप तुरंत यहां से बिना फॉर्मूले के देख के बता दोगे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, अब छठे नंबर पे आएगा 12 और सातवें नंबर पे आ गया 14। अब तुरंत यहाँ पे आप देख के ये बता सकते हो कि सेवंथ टर्म इसका 14 है। लेकिन आपको ये सोचना है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो जब भी आपको फॉर्मूले से ये पता लगाना हो कि इसका कौन सा टर्म, हालांकि यहाँ तो पता है कि सातवें नंबर पे 14 आ रहा है, अब ऐसे सोचो कि हमें 14 का नहीं पता कितने नंबर पे आ रहा है, हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। जिस टर्म के बारे में आपको पूछता है कि वो उसका कौन सा टर्म है, उसको आपको एन मान के चलना है। ऐसे मान के चलना है कि एन कितना है 14, क्योंकि हमें इस 14 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि पूछ क्या रहा है एन, वो कितने नंबर पे आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने नंबर पे ही आएगा। तो इसको एन मान लो, ए आपको पता ही है इस एपी के अंदर A2 है, और डी भी आपको पता है, डिफरेंस इसमें 2 का चल रहा है, तो ए हमारे पास 2 है, डी भी 2 है, एन 14। अब निकालना क्या है, एन इसमें रखो, अब देखना एन का वैल्यू 7 ही आएगा, और ऐसे भी आपको पता ही है सातवें नंबर पे 14 आ रहा है। एन की जगह रखते हैं 14, ए की जगह रखेंगे 2, एन हमें पता लगाना है कितने नंबर पे आ रहा है 14, और डी हमारे पास है 2 प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो 14 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 12 है। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा 2 इक्वल टू ओनली बचेगा एन माइनस 1, 2 से काटेंगे ये 6 टाइम, अब 6 इक्वल टू बचेगा यहाँ पर एन माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस में, मतलब 6 प्लस 1 इक्वल टू एन, और एन इक्वल टू आ गया 7। ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया था ताकि आपको दिमाग में ये प्रूफ हो जाए कि वास्तव में ऐसा ही होता है। ये जो 14 है ये यहां से गिनने पे सातवें नंबर पे आ रहा है, और हम इस फॉर्मूले से करें तो भी वहां पे एन का वैल्यू 7 आया है। अब आपको इसको सोचना है, ये हमारे पास एपी है, इसमें -81, क्योंकि -81 तो बहुत दूर होगा ना, अब यहाँ पे आप लिख लिख के तो देख नहीं सकते इसकी तरह, यहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, एन को कितना मान के चलना है -81, जैसे अभी अपने 14 को लिया, बाकी ए और डी आप यहां से निकाल ही सकते हो और एन का वैल्यू निकालेंगे। तो सेम यही प्रोसेस इसके अंदर करना है। तो एक बार अपन इसको करते हैं, जिसमें अपने को एन की जगह लेना है माइनस का 81। तो सबसे पहले एपी लिखते हैं, एपी में दे रखा है 21, 18 और 15 सो ऑन। यहां पर ए की बात करें तो ए है 21 फर्स्ट टर्म, और डी इक्वल टू A2 माइनस A1। गलती ये मत कर देना कि 21 में से 18 घटा दिए, मतलब 21 में से 18 घटा दिए, जो बटा दिखा उसमें से घटा दिए, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटना चाहिए। तो यहाँ पे हम D इक्वल टू लिखेंगे 18 माइनस 21, तो ज्यादा नंबर माइनस का है तो D का वैल्यू भी माइनस में आएगा, 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3, तो D आ गया हमारे पास, A है ही। अब हमारे को ये पता लगाना है कि -81 इसका कौन सा टर्म है। अब -81 इसको ले लेते हैं an के इक्वल, ये an आ गया, ये a है और ये है d माइनस 3, तो an वाले फॉर्मूले में ये सब रखेंगे तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि -81 इसका कौन सा टर्म है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, an की जगह माइनस का 81 इक्वल टू a की जगह हम रखेंगे यहां से 21 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, हमारे पास आया था अभी -3। अब देखो यहाँ पे ये जो 21 है ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 81 माइनस का 21 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। अब माइनस के 2 नंबर आते हैं तो वो ऐड होंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का ही हो जाएगा 102 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये -3, यहाँ पे -3 ऐसे नहीं कि उधर +3 में चला गया, क्योंकि कंप्लीट टर्म के यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा और ये माइनस को भी साथ लेके जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3 डिवाइड में, ये माइनस माइनस कटेगा, 3 का डिवाइड देंगे इसमें 3 टाइम, फिर यहाँ 1 और ये 4 टाइम, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 34। और अगर n इक्वल टू बात करें तो 34 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, 34 प्लस 1 और n इक्वल टू आ गया 35। मतलब यहाँ पे जो n का वैल्यू आया है ये वो वैल्यू आया है जहां पे वो टर्म -81 है। मतलब अगर यहां से हम गिनते हुए जाएं तो 35वें नंबर पे कितना लिखा हुआ आएगा, माइनस का 81। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। और ये भी पूछ रहे हैं इज एनी टर्म जीरो, क्या इसके अंदर बीच में कहीं जीरो आएगा, तो सेम यही क्वेश्चन दोबारा एक और हो गया। किस तरीके से, जैसे -81 अपने an मान के चले थे, तो अब की बार an कितना मान लेंगे, 0, क्योंकि 0 यहां रखेंगे इसकी जगह, तो पता चलेगा ना कौन से नंबर पे 0 आ रहा है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें, फिर इसके आगे करते हैं। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब की बार ये पता लगाना है कि क्या जीरो इसी एपी का टर्म कोई है या नहीं है। जैसे -81 को चेक करे थे वैसे जीरो को करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो एन का वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना फ्रैक्शन में होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। अच्छा, आपको कभी पूछे कि किसी एपी में कि ये टर्म इस एपी का है या नहीं है, अभी आगे भी एक क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वही एग्जाम्पल अपन वापस लेते हैं, एपी जिसमें 2, 4, 6 और 8। अब आपको पता है कि 8 के बाद में 10 आएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्या इसमें 11 आएगा। अब आप बोलोगे 11 इसके बाद क्या आएगा, 12 है। तो अगर किसी एपी में, यहां तो हमें पता चल रहा है, अभी ऐसे मान लो कि वो एपी है, बहुत आगे आपको कोई टर्म पूछ ले कि जैसे मान लो कि यहाँ पूछ ले कि 92 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट थोड़ी बता सकते हो, इसमें तो सिर्फ पता है कि 11 नहीं आएगा। तो जब ऐसे सोच के चलना है इसी में, ताकि आपको ये विश्वास हो कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। अब मैं आपको ये पूछूंगा कि इसमें 11 आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 10 के बाद 12 आने वाला है। लेकिन जब किसी एपी में चेक करना हो कि वो इसका टर्म है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं। जैसे आपको अभी पूछा कि -81 इसमें आएगा, तो अभी एन का वैल्यू निकालिए कि 35वें नंबर पे आएगा, क्योंकि एन का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होता है। अगर नेचुरल नंबर आ रहा है पूरा एन का वैल्यू, तो उसका टर्म है, नहीं तो नहीं है। जैसे आपको यहाँ प्रूफ हो जाएगा। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 11 आएगा, आपको पता है कि इसमें नहीं आएगा, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, वही ए एन की जगह हम ले लेते हैं 11, और फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और आपको पता है इस एपी के अंदर हमेशा ए कितना रहता है, 2, और डी कितना रहेगा, इसमें वही डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 2। इसमें रखते हैं यहाँ 11, यहाँ 2 प्लस एन हम निकाल रहे हैं कि 11 कितने नंबर पे आएगा, और मल्टीप्लाई डी की जगह 2, 2 प्लस का इधर माइनस में आएगा, 11 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। 11 में से 2 घटाएंगे 9 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई में काय में जाएगा, डिवाइड में, तो 9/2 इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहां से n इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस में 9/2 प्लस 1, n इक्वल टू एलसीएम लो यहां से, तो 2 एलसीएम आएगा 9 माइनस, और यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी प्लस आएगा, 9 और प्लस 2 कितना हो गया, 11, n इक्वल टू 11/2। ये लो, अब आप 11 में 2 का डिवाइड दोगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, पूरा पूरा जाएगा तो सही 5.5 आ जाएगा, लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो आपको समझ जाना है कि जब n का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है या फिर फ्रैक्शन में आता है, तो ये समझ जाओ कि ये वाला टर्म इस एपी का टर्म ही नहीं है। और वैसे आपको पता भी है कि 11 इसमें आएगा ही नहीं। अब मैंने यहाँ 11 रखा तो ऑटोमेटिक एन का वैल्यू ऐसा आया कि वो इसका टर्म, एन का वैल्यू यहाँ पे 5, 6, 4 कुछ ऐसा आता, तो हम पता लगा जाता कि हाँ ये इसका ये टर्म है। जैसे आप सिंपल यहाँ पे 12 लेके देख लो, एन की जगह 12, तो यहाँ 12 लेंगे, यहाँ 12 लेंगे, और 12 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 10, और फिर 10 में 2 का डिवाइड देंगे, यहाँ आएगा 5, और फिर 5 में 1 ऐड कर देंगे, और डायरेक्ट कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 6। अब आप ध्यान से देखो तो छठे नंबर पे 12 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और n का वैल्यू भी 6 आया। तो जब हम 12 लिए तो ये बता दिया कि 6th नंबर पे क्या आ रहा है, 12 है। और जब हम यहाँ पे 11 लिए तो 11 तो इसमें आना ही नहीं था, तो 11 लेने पे यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, तो समझ जाओ कि 11 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। इसी तरीके से हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें जीरो आएगा। अगर हम जीरो रखने पे n का वैल्यू पूरा पूरा आता है, एक नेचुरल नंबर आता है, तो हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई इसका ये टर्म है। तो ए एन इक्वल टू लेते हैं 0, कि कहीं ना कहीं इसमें 0 आएगा कि या नहीं आएगा। और इस एपी के अंदर आपको पता है ए जो है वो है 21, और डी अभी निकाले थे इससे पहले, वो आया था -3। अब लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की जगह 0, ए की जगह कितना रखेंगे 21, प्लस एन तो हमें पता लगाना ना कितना नंबर पे 0 आएगा, और डी -3। ये 21 प्लस का है, इधर का में आएगा माइनस में, तो माइनस का 21 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। देखो -3 है मल्टीप्लाई में, ये अभी डिवाइड में आएगा, लेकिन माइनस को साथ लेके आएगा, -21 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 7 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ पे n के वैल्यू की बात करें तो n इक्वल टू, वैसे यहाँ पे पहले n माइनस 1 लिख देते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू उधर बच रहा है 7, ये -1 इधर आएगा प्लस में, तो n इक्वल टू 7 प्लस 1, और n इक्वल टू 7 और 1 हो गया यहाँ पे 8। n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आया है। अब नेचुरल नंबर आया है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो टर्म है ना 0, वो इस एपी का एक हिस्सा है। मतलब 8वें नंबर में हम जाएंगे शुरू से, वहां पे 0 आएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, 21, फिर 18, फिर 15, फिर आएगा 12 है, फिर आएगा 9, और फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, और फिर आएगा 0। और 0 कितने नंबर पे आएगा, 8th नंबर पे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा था कि -81 कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 35 पे था। और ये भी पूछा था कि 0 कौन से नंबर पे आएगा, या 0 इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा वो भी कितने नंबर पे, 8th नंबर पे। तो रीजन भी लिखना था, तो रीजन हम साफ ये लिख देंगे कि
0 is 8th term of AP because the value of n is नेचुरल नंबर। जब भी n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इस एपी का एक टर्म है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। और दे रखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एपी के दो टर्म्स दे रखे हो तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे एपी को। और हो सकता है आपको कॉमन डिफरेंस और एपी पूछ रहे तो वो तो वैसे भी निकालने पड़ेंगे एपी निकालने के लिए। ये इसमें पूछ रहा है कि आप एपी फाइंड करो। एपी फाइंड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 2-3 टर्म लिखने होंगे एपी बनाने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है। डायरेक्ट दे रखा है थर्ड टर्म तो है 5 और 7वें नंबर का टर्म है 9, और फाइंड ये करना है कि जो एपी है वो क्या होगी। जब भी किसी एपी के ओनली 2 टर्म देता है तो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखूं, गिवन दैट हमें दे रखा है एक थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A3, A3 मतलब थर्ड टर्म, और वो है कितना 5। एक हमें दे रखा है सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म को मैं क्या लिखूंगा 9। और एक आपको नई बात पता चलेगी जो आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में बताई थी मैंने। जैसे मान लो कि आपको A2 लिखना हो तो A2 के लिखने के 2 तरीके हैं, A1 प्लस D। जो भी टर्म निकालना हो उसे जस्ट पहले वाले में डी एड कर दो, वो आ जाएगा। अच्छा A17 निकालना हो तो आपको ये सिखाया हुआ है कि A16 प्लस डी, जस्ट पहले वाले में डी एड कर दो। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, वो भी बताया हुआ है दूसरा फॉर्मूला, कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता A2 इक्वल टू A प्लस डी, हालांकि इसको तो ये लिखेंगे क्योंकि इससे पहले यही टर्म है। अच्छा A17 को हम ये भी लिख सकते थे अगर फर्स्ट टर्म ही हो, A प्लस 17 से 1 कम करेंगे और यहाँ 16D। ये 2 फॉर्मूले थे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। और ये नेक्स्ट टर्म निकालने का जो ये वाला फॉर्मूला है वो इस an वाले फॉर्मूले से ही बना है। जो an का फॉर्मूला है वो क्या है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आप चाहो तो ये 17 n की जगह रख के देख लो, ये बन जाएगा फॉर्मूला। n की जगह 17 मतलब a17, a प्लस यहाँ 17 में से 1 घटाएंगे और d, तो a17 क्या बना, a प्लस 17 से 1 गिरेंगे यहाँ पे 16d। अच्छा फिर से वापस नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला, a मान लो कि आपको निकालना है 9, तो फिर A9 को तो जो पहले सीख रखा है वो ये सीख रखा है ना, A प्लस 8D। नेक्स्ट टर्म को इस फॉर्मूले में रखो n की जगह 9, तो भी तो ये आएगा A9 इक्वल टू A प्लस n की जगह 9 माइनस 1D, तो A9 इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे 8D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिछली एक्सरसाइज में हमने नेक्स्ट टर्म के फॉर्मूले पढ़े थे वो इसी फॉर्मूले से आए थे, an इक्वल टू A प्लस एन माइनस मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट लिखना है, ये डायरेक्ट, ये आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा के बना दो या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 इक्वल टू, ये हम जानते हैं वी नो दैट, और ऐसा नहीं लिखो तो आप फॉर्मूला लगा दो पूरा, an इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आप यहाँ पे कौन सा टर्म दे रखा है वो ही रखोगे n का वैल्यू। जैसे यहाँ पे दे रखा है थर्ड टर्म तो n की जगह 3 लेोगे, यहाँ दे रखा है सेवंथ टर्म तो n की जगह 7 लेोगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल यही है। तो जब n 3 लेंगे तो इफ n इक्वल टू 3 तो यहाँ आ जाएगा A3 और इधर A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, मतलब A3 इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2D। तो डायरेक्ट लिख दो, ये आपको पहले बताया हुआ है कि A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है, वो 5 है, तो मैं इस A3 की जगह डायरेक्ट यहाँ से देख के ये लिख सकता हूँ कि ये 5 है, इक्वल टू A प्लस 2D। अब ये दोनों इक्वल में तो मैं राइट साइड के पार्ट को लेफ्ट में लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वली तो है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 5, और इसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको जब भी किसी एपी में 2 टर्म दे रखे हो और उसमें एपी पूछे या कॉमन डिफरेंस, तो पैटर्न समझना है कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को लिख लो, उसके बाद दोनों को लिख दो जो नेक्स्ट टर्म वाले फॉर्मूले हैं उनसे। जैसे A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D और A3 की जगह ये लिख दो यहाँ से, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड नंबर पे A7, अब मैं ये भी जानता हूँ कि A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, और विथ फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो। अब A7 की जगह कितना है 9, तो 9 इक्वल टू A प्लस 6D,
और मैं इसको लेफ्ट में लिखूंगा ताकि इस तरीके की इक्वेशन बन जाए, a प्लस 6d इक्वल टू 9, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंपल, आपको जो टर्म्स यहाँ पे दे रखी है उनकी इक्वेशंस बनानी है दो, और इन फॉर्मूले में रख रखी है। एक तो a3 की जगह 5 था तो ये किसके इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ पे a7 इक्वल टू a प्लस 6d था तो a प्लस 6d इक्वल टू a7, यहाँ से ये 9 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। हालांकि आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड पता होगा, और बाकी हम थर्ड चैप्टर में कंप्लीट एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को 3 मेथड से सोल्व करना सीखेंगे, लेकिन अभी आपको एलिमिनेशन से सीखना है। और कैसे सीखना है, दो इक्वेशन को हम घटाएंगे ओनली, थोड़ा बहुत पहले भी पता होगा। अगर हम दो इक्वेशन को घटाते हैं तो LHS में से LHS घटता है और RHS में से RHS घटता है। जैसे मान लो कि आपको ये भी देखना है कि दोनों में दिखने में थोड़ी वैल्यूज में बड़ी कौन सी इक्वेशन है, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये थोड़ा दिखने में बड़ा है, देखो यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, फिर यहाँ 6 है तो यहाँ 2 है, तो हमें सेकंड में से फर्स्ट घटाना चाहिए। हालांकि फर्स्ट में से सेकंड घटाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ ऐसे लिखना चाहिए इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम घटाएंगे तभी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के अंदर दे रखा है a प्लस 6d इक्वल टू 9, हम इसमें से घटाना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5। अब ये यहाँ पे हम घटाएंगे, जब भी किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सभी साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, और ये 5 प्लस का तो ये भी माइनस का। अब आपको मेन साइन ये मान के चलना है कि ये जो a है वो माइनस का है, 2d है वो माइनस का है, और 5 भी माइनस का है। अब इस a में से a घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट गया। 6d में से 2d घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4d, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4। अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आया 4/4, और इसको काट देंगे तो d इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1। अब इसके बाद में d आ गया, अब a निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें मिल जाता है तो हम AP में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो d है और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में d की जगह 1 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह यहाँ से 1 इक्वल टू दे रखा है 5, a प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू 5, 2 प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, और a इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3। हमारे पास a भी आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस d भी आ गया। अब हम AP निकाल सकते हैं, और AP निकालने के लिए आप 1 2 3 मतलब 1 2 या 3 या 4 कितने भी टर्म्स निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म तो है ही, सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस d, a कितना आया अभी 3 प्लस अभी d था 1, ये कितना हो गया 4, तो जो सेकंड टर्म है वो कितना है 4 है, और थर्ड टर्म तो दे ही रखा है 5। फोर्थ टर्म और निकालो, a4 इक्वल टू क्या है, क्या होता है a3 प्लस d, या a प्लस 2d भी करोगे तो भी वही आएगा। तो a3 कितना है वहां से 5, और d अभी अभी आया हमारे पास 1, तो 5 और 1 मिला के कितना हो गया 6, तो a4 हो गया हमारे पास 6। अब हेंस हमें AP पूछा था, AP लिखेंगे, AP सबसे पहले फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म कितना है आया अभी 3, फिर सेकंड टर्म आया था 4, फिर थर्ड टर्म हमारे पास है 5, और अभी फोर्थ टर्म आ गया 6, और आगे डैश डैश लगा देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स दिए हुए थे, एक तो थर्ड टर्म और एक सेवंथ टर्म। दो हमारे पास थर्ड टर्म तो था 5 और सेवंथ टर्म था 9। तो किसी भी AP के अगर दो टर्म्स देता है तो उन दोनों की दो इक्वेशन बना के और इस तरीके से घटाने में हमारे पास a और d का वैल्यू आएगा। फिर हम a और d का वैल्यू आने के बाद कोई सा भी टर्म भी निकाल सकते हैं और वो AP भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो एग्जाम्पल बच गए 5.2 के वो पढ़ेंगे। थैंक यू।